हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सुपर टेट की सीटेट की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे टीचिंग एग्ज़ाम में हर टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे ज़रूर जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये क्वेश्चन पहले ही टॉपिक से बन जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत है, या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ है? तो आंसर होगा हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित और परिष्कृत किया। उन्होंने पाया कि बालक का विकास कुछ निश्चित अवस्थाओं में होता है, जो अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। कोहलबर्ग ने एक कहानी का अध्ययन किया और कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। दोस्तों, आपने ये कहानी तो पढ़ी ही होगी, सुनी होगी। कोहलबर्ग की कहानी अगर नहीं सुनी है तो चलो मैं ही बता दे रही हूँ कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इससे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़ दी और वहां से दवाई चुरा ली। अब दोस्तों, इसमें इस कहानी के आधार पर कोलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया था। एक है नैतिक दुविधा और दूसरा है नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हमें केवल एक चुनना होता है। ये हमारा होता है नैतिक दुविधा। पढ़ते हैं। नैतिक दुविधा एक तरह का संघर्ष है, जो कि हम 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों के बीच में से एक कार्य को चुनना पड़ता है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें से केवल हमें एक चुनना पड़ता है। ये होती है दुविधा। उदाहरण है, हिंज दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाता, तो वह नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष कर रहा है, क्योंकि अगर वह चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, और अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। अब दोनों ऑप्शंस में से उसे किसी एक को चुनना है कि या तो उसे चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं तो उसकी पत्नी मर जाएगी। ये है दुविधा। अब वो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा चुने? दूसरा जो तत्व है, उन्होंने इस पर बल दिया है नैतिक तर्कना, कि सही और गलत के बारे में सोचने के बाद किसी डिसीजन पे पहुंचना नैतिक तर्कना कहलाती है। सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। कि कोई काम करने से पहले सोचते हैं सही है या गलत है। इसके बारे में सोचने के बाद जब कोई एक डिसीजन पे जाता है, उसे हम नैतिक तर्कना कहते हैं। उदाहरण है, अंत में आकर हिंज ने निर्णय लिया कि अब उसे चोरी करनी है। दोस्तों, समझ में आ गया होगा नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा में अंतर। व्यक्ति में नैतिक विकास 3 स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। दोस्तों, जो कोहलबर्ग ने दिए हैं, 3 स्तर दिए हैं और तीनों स्तर के 2-2 अवस्थाएं दी हुई हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। इसमें पहली अवस्था, इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, जिससे पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। आज्ञा पालन
दंड के भय पर आधारित है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोल वर्ग का मानना है कि कोई व्यक्ति यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। दोस्तों, कोई भी बालक है, पहली बात तो ये कि पहले पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा नैतिक नहीं होता है और दंड एवं आज्ञा पालन में तो बिल्कुल भी नहीं होता है नैतिक। लेकिन वो कोई भी काम करता है तो डांट पड़ने से या पिटाई खाने से बचने के लिए वो बच्चा काम करता है। जैसे कि बच्चे से हम जबरदस्ती कहते हैं, अब उसे ये नहीं पता कि पैर छूना क्या होता है। वो हम कहते हैं कि अपने दादाजी के पैर छुओ तो वो नहीं छूता है, लेकिन जब हम उसे डरा देते हैं या हम पीट देते हैं तो वो फिर वो पैर छूने लगता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो नैतिकता है उसमें। वो सिर्फ उस डांट से बचने के लिए, पिटाई से बचने के लिए सिर्फ वो काम करता है, उसे उसके पीछे के कारण नहीं पता है। तो ये है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता। अब दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत होता है और दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगता है। इन्हीं विचारों की वजह से वह दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखता का मतलब है कि कोई भी बच्चा काम के बदले काम, कि इस उम्र में बच्चे क्या होते हैं कि अगर मैंने उसे पेंसिल दी है तो वो भी बच्चा मुझे पेंसिल देगा। मीन्स कि अगर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि बच्चे को बोला जाता है कि तुम मेरी पीठ खुजली करो तो मैं तुम्हारी पीठ करूँगा, तो वो बच्चा तुरंत मान लेता है। या फिर ऐसे कहें कि क्लास में बच्चे दोस्त हैं, वो बच्चा कहता है मुझे एक दोस्त को दूसरे दोस्त की पेंसिल अच्छी लगी, उसने बोला कि मुझे तुम पेंसिल दे दो तो और तुम मेरी पेंसिल ले लो, तो बच्चा तुरंत मान जाते हैं कि हाँ, ये इसके बदले मुझे ये चीज़ मिल रही है। तो वो बच्चे क्या है, काम के बदले काम करना यहाँ से शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चा काम के बदले काम करता है। अब दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस स्तर में भी 2 अवस्थाएं हैं जो कि 10 से 13 वर्ष तक होता है। 2 अवस्थाएं हैं, एक अच्छा लड़की या लड़का बनने की उन्मुखता और दूसरा है अधिकार संरक्षण या कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या है, अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुखता में बच्चा काम करता है सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए। या फिर बच्चा कोई ये ना कहे कि वो बच्चा गंदा है इसलिए वो अच्छा काम करता है। आलोचना से बचने के लिए बच्चा जब काम करता है तो वो दूसरी अवस्था में आ जाता है, पर परंपरागत स्तर में। अच्छा लड़का और लड़की बनने की उन्मुखता, इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह समझ जाता है जो दूसरों को प्रसन्न करे और दूसरों द्वारा स्वीकृत हो। इस अवस्था में बालक आलोचना से बचने के लिए काम करता है। बालक दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने और अपनी तारीफ सुनने के लिए काम करता है। अब एक उदाहरण ले लीजिए कि कोई भी बच्चा है, सब लोग खड़े हुए हैं, बस में जा रहे हैं, कोई बच्चा है, बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है और वो बैठा हुआ है, तो वो ये सोचेगा, उसके मन में, हमारे मन में भी आ जाता है कि लोग क्या कह रहे होंगे हमारे बारे में कि मैं बैठा हूँ और बूढ़े आदमी खड़े हुए हैं। तो वो क्या करता है, लोगों के कहने के डर से वो बच्चा अपनी सीट से खड़ा होकर उन बूढ़े आदमी को बिठा देता है। तो इससे क्या होगा, वो तारीफ के काबिल भी होगा कि वो लड़का देखो कितना अच्छा है या वो बच्चा कितना अच्छा है, और दूसरा बात, आलोचना से भी बच जाता है। तो वो ये काम सिर्फ अपनी आलोचना से बचने के लिए और तारीफ सुनने के लिए ही वो अच्छा लड़का और लड़की बनता है। अब दूसरा है अधिकार संरक्षण और कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। बच्चा समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रिया व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती है। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं।
इसमें बच्चा थोड़ा-सा नैतिक होना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो जो हमारे समाज में जो रूल्स हैं उसको फ़ॉलो करना शुरू हो जाता है। जैसे कि ट्रैफ़िक पुलिस, अगर हम बोल दें कि बच्चा हाँ, रूल है, बच्चे को पता है कि हाँ, हमें ट्रैफ़िक रेड लाइट पे रुकना है, तो बच्चा रुकेगा। जिससे कि वो कानून का पालन करता है, जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं उसका अपने किसी के दबाव में ना आकर अपने आप में वो पालन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाते हैं और नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। बच्चा अपने आप ही वो रूल्स समाज के फॉलो करना शुरू कर देता है। अब तीसरा जो आता है और लास्ट है उत्तर परंपरागत या पर परंपरागत या उत्तर रूढ़िबद्ध स्थिरता, जो कि 13 वर्ष से लेके ऊपर तक है। अब इसमें भी दो अवस्थाएं, एक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। इस अवस्था में बालक आंतरिक भावना से काम करता है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। बच्चे में इस अवस्था में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। वो जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं। जो दूसरों को सही लगता है वो नहीं करते, लेकिन जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस अवस्था में यह भी स्वीकार किया जाता है कि सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है, कि हर काम में या किसी भी देश में सबका समान अधिकार है, हर चीज में सबका समान अधिकार है। अब जो लास्ट है इसका थर्ड स्टेज का जो सेकंड व्यवस्था है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में नैतिकता व्यक्ति के अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है। यहाँ किशोर दूसरों के विचारों से ना बनकर प्रतिबंधित से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है। इसमें क्या है, सार्वभौमिक बच्चों को जो अपनी सुविधा के अनुसार काम करता है, कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में वो नहीं सोचता है। वो सिर्फ अपनी सुविधा की मुझे क्या सही लग रहा है, मेरे लिए क्या सही है, सिर्फ वो वही करता है और उसके लिए वो लड़ भी सकता है। जैसे कि अब एक ले लीजिए कि कहीं कहीं बहुत रिवाज होता है कि लड़कियां मुंह ढकती हैं, बहुएं जो होती हैं मुंह ढकती हैं, लेकिन कोई चलो हाउस वाइफ है वो कर रही है, लेकिन कोई बाहर जा रही है साड़ी पहन के जा रही है, ऊपर से उसे मुंह भी ढकना है, तो वो उसके लिए सही नहीं है, वो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स होगी। तो वो उस पर क्या कर सकती है, अपने सुविधा अनुसार अपने आप को ढाल सकती है, अपने सुविधा के अनुसार कपड़े पहन सकती है, और ये नहीं, और इस पे कोई दबाव नहीं होता कि वो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे या कुछ। वो सिर्फ अपने बारे में सोच के अपने सुविधा अनुसार कार्य करता है। अब है आलोचना। कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या क्या है। कोलबर्ग में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दिया है। ये इनकी जो था, मैंने जो कहानी सुनाई थी वो सिर्फ आदमी की थी, हिंज की थी, जो कि सिर्फ एक आदमी पे आधारित है और उन पर आधारित होकर अपना सिद्धांत दिया। दूसरा ये है कि दूसरा जो आलोचना है कि सिर्फ उन्होंने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही उन्होंने किया है, बालकों पर ही उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। यह देखा गया है कि स्त्रियां नैतिक तर्कना में कमजोर होती हैं, अर्थात स्त्रियां पुरुष के बजाय कम जुर्म करती हैं। उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ हिंज को लिया है। अगर उसकी जगह पे एक औरत होती तो वो कभी शायद चोरी नहीं करती, तो उन्हें दोनों को लेके चलना था। अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो दोनों पे उन्हें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ पुरुष पे किया है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना सार्वभौमिक होती है, जबकि देखा गया है कि नैतिक तर्कना संस्कृति पर आधारित होती है। अतः हर संस्कृति के अनुसार नैतिक तर्कना में बदलाव होता है। ये बिल्कुल सही है। ये आलोचना है, ये भी एक आलोचना है कि उन्होंने सिर्फ क्या किया है, पूरे ब्रह्मांड को, मीन्स पूरी पृथ्वी को या पूरे देशों को एक ही संस्कृति के हिसाब से देखा है। ये है कि दूसरी जगह पे या विदेश में जाओ, फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वहाँ की संस्कृति अलग है, हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है। तो उन्होंने क्या किया है कि सारी संस्कृति को एक कर दिया है। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों पे सिद्धांत नहीं बनाया है, उन्हें सारी संस्कृतियों पे शोध करके अपना
सिद्धांत बताना चाहिए। अब सांकेतिक बिंदु क्या है जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये कोलबर्ग ने ही दिया हुआ है या फिर ये नैतिक सिद्धांत है। पहला है नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा, सही और गलत की पहचान। जहाँ पे ये वर्ड्स आ जाए वहाँ पे आपको आंख बंद करके टिक कर देना है कि हाँ ये कोलबर्ग का या नैतिक सिद्धांत है। नैतिक मुद्दों पर आधारित हो, पुरस्कार और दंड की बात जहाँ पे हुई हो। नैतिक विकास अवस्था का इस सिद्धांत, नैतिक शिक्षक का नैतिक व्यवहार या नैतिक मुद्दों पर चर्चा। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं उनसे हम पता कर सकते हैं कि ये कोलबर्ग का है या फिर नैतिक सिद्धांत है। अब चलिए कुछ प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि मेरी वीडियोज़ आगे की और भी देख सकें आप। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर प्रैक्टिस करनी हो आप क्वेश्चंस की तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए तो मैं और वीडियोस बना दूंगी। पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। अब बताइए दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएं की जा सकती हैं, तो हमारा आंसर क्या है, यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट, कोलबर्ग लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। दोस्तों मैं कौन सी स्टेज में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती बच्चों में, आप बताइए जल्दी। कौन से स्टेज में बच्चों में नैतिकता नहीं होती है, पता ही होगा, मैंने पढ़ाया है अभी अभी जस्ट ऊपर कि पहले स्तर में, स्तर फर्स्ट में, उनमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती। सिर्फ वो दंड से बचने के लिए अपने आप को क्या कहते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। तीसरा है, कोलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। अभी अभी जस्ट मैंने आलोचना पढ़ाई है, तो दोस्तों बताइए कि प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किक में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो बताइए दोस्तों कौन है, शायद पता ही चल गया होगा कि कौन सा है। यस, डी है हमारा ऑप्शन सही। ये है कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं में लैंगिक भेद को बढ़ावा दिया है और संस्कृति पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लास्ट है हमारा, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किया है, कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया, संज्ञानात्मक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल गलत। शारीरिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल गलत। संवेगात्मक विकास का चरण किया है, गलत है। ये है नैतिक विकास के चरण, बिल्कुल सही है ये नैतिक विकास के चरण। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं मुझे। और अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व ले आऊँगी। थैंक यू।